बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थल नेटवर्क। मैं हूं एजाज़ बलोच। हमारे यहाँ भक्खर सिटी के अंदर 4-5 दिन कबल 21 तारीख को यहाँ पे एक वक़ूआ हुआ था। पुरानी कचहरी का अहाता जो है उसमें एक अरसा से जो है अराज़ी का तनाज़ा चला आ रहा है। यहाँ पे अजमल ढांडला और जो मुख्तियार खान थे उनकी बेवा और उनके बच्चों के दरमियान उस तनाज़े के बाद जो है सूरत हाल बड़ी गंभीर सी हो चुकी थी और यहाँ पे बड़ी शदीद हंगामा आराई भी हुई, झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई। अजमल ढांडला साहब वहाँ पे जो है अपने अदालती अहकामात लेकर गए, बैलफ साथ लेकर गए और वहाँ पे पठान जो बैठे हुए हैं उनके साथ उनका तनाज़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और उसी दौरान जो है फिर ये मामला वहीं रुक जाता है। और जो मुख्तियार खान और उनके जो अहल खाना के लोग हैं उन्होंने जाके वहाँ से स्टे हासिल कर लिया था और ये मामला अभी तक पेंडिंग है। और ये केसेस इनके दोनों जो फरीक हैं इनके बड़े अरसा से चल रहे हैं अदालतों के अंदर और अदालतों से जो भी फ़ैसला आना है वो यकीनन उस पर हम कोई बहस कर नहीं सकते। इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है वो फ़ैसला अदालतों ने करना है। लेकिन जो इसके हक़ाइक़ हैं, सलमान मुख्तियार यहाँ पे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आज मुख्तियार खान के बेटे हैं और इस केस को हैंडल कर रहे हैं और आज इनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू करनी है इस केस के हवाले से। सलमान, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये तनाज़ा जो आपका और अजमल ढांडला के दरमियान है, ये इसकी असल वजह क्या है? आप भी दावा कर रहे हैं कि हम मालिक हैं और वो भी दावा कर रहे हैं कि हम मालिक हैं। इसके जो अराज़ी है, पहली बात तो ये है कि इसकी टोटल जो अराज़ी है ये कितनी है, और दूसरी बात कि इसके आप अगर मालिक हैं तो आप कैसे साबित करना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिग्री है, अदालतों में हमने जो है अपना वो जो भी प्रोसीजर होता है कानूनी वो हमने कंप्लीट किया हुआ है और उस दिन हमें जो है ना जी कब्ज़ा लेने के लिए गए थे, हमारे साथ बैलफ था तो वहाँ पे तनाज़ा खड़ा हो गया। अब आपने जो हमें बताना है कि ये अराज़ी कितनी है टोटल, और आप उसके अगर दावेदार हैं कि हम मालिक हैं तो उसके आपके पास क्या सबूत हैं? सबसे पहले तो मैं थल नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे मौका दिया। और उस दिन भी बड़े जो वक़ूआ हुआ है उसमें जो उन्होंने थल नेटवर्क ने जो रिपोर्ट दी है बड़ी ज़िम्मेदारी से और मुस्बत रिपोर्ट पेश की है। तो इसके हक़ाइक़ कुछ इस तरह हैं कि ये रकबा जो है पूरा टोटली रकबा वाहिद खाता खसरा है, 3 कनाल 4 मरले का है। 3 कनाल 4 मरले का खसरा है। ये रकबा सन 1945-46 में खसरा नंबर 581 और 582 खाता 99, ठीक, ये मकबूजा साहब डिप्टी कमिश्नर था। उसके बाद ये जो खाता है 581-82 ये चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक इंतकाल पास होता है 1197। अच्छा, 1197 एक इंतकाल पास होता है, उसमें ये जो खसरा है खाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को चला जाता है। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो कुछ लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो उनको वहाँ से क्लेम भी मिले। इस जो रकबे का जो क्लेम था वो एक नूरा बीबी थी जी, तो उसको ये रकबा जो है ना अलाट हुआ था RL2 के तहत, RL2 नंबर 41 के तहत। ठीक, तो ये वाहिद खाता खसरा है। उस RL2 में तकरीबन 47 कनाल 11 मरले अलाट हुए हैं, लेकिन जिसमें मुख्तलिफ खाता खसरे लोगों थे। लेकिन ये जो खाता खसरा था ना ये बिल्कुल वाहिद था, छोटा सा खाता खसरा। तो ये फिर आगे हमने जो है ना ये RL2 पास हुआ था 1960 में। अच्छा, तो उसके बाद ये हमने जो है ना रजिस्ट्रियाँ ख़रीदी हैं 1976 में, मेरे वालिद साहब ने और मेरे चचा ने। अच्छा, ये 1976 में रजिस्ट्री शुदा है ये खाता 99 खसरा 582 मेरे वालिद साहब ने और मेरे चचा ने ये ख़रीद किया है। ठीक, तो उसके बाद ये जगह जो है सन 1981-82 में जब ज़िला बना है ना, तो ये इसका बंदोबस्त हुआ पूरे ज़िला बना, तो इसको यकजा कर दिया गया है, इकट्ठा 581 और 82 को इकट्ठा कर दिया गया। तो ये आबादी दे में चला गया, चला गया। ठीक, आबादी दे में जाने के बाद इस रकबे का हमें नहीं पता था। एक 1799 इंतकाल पास हुआ था भक्खर जब ज़िला बना था, तो उस इंतकाल को में पूरे भक्खर को जो है ना इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, पूरे जम कर दिया था, भक्खर डगर जिसको कहते हैं। ठीक, तो उस जो उनकी जिसमें मलकियतें भी थीं, जिनकी मलकियतें नहीं भी थीं,
सही। वो सब जो है ना उन्होंने 1799 इंतकाल में जम कर दिया, आबादी दे डिक्लेयर कर दिया, आबादी दे डिक्लेयर हो गई। जो कि खिलाफ कानून है। सही। और उस अपना इंतकाल के बाद काफ़ी लोगों ने कोर्ट्स में अपना राइट्स के लिए परसू किया और उसे जो है ना अपनी रकमों को वापस लिया। ठीक। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आबादी दे में, क्योंकि ये तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रकबा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रकबा जब क्लेम में चला जाता है तो आबादी दे में तो नहीं डाल सकते ना। ठीक होगा। तो बहरहाल ये जैसे भी डाला, जिसने भी वो किया, उस टाइम मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। खैर उसके बाद हमें नहीं पता था, वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। हमें जब विरासतों के लिए पता चला कि भाई इसकी विरासतें जो होनी है ना, तो करवाने के लिए जब विरासतें गए तो पता चला कि ये रकबा आबादी दे में है, आबादी दे में चला गया। आबादी दे में चला गया। ठीक। ये वाहिद खासरा है 214 581। ठीक। तो उसके बाद जो है ना हमारे जो चचा थे ना निसार अहमद खान, वो थे लावल फोत हुए थे। ठीक है, औलाद नहीं थी। औलाद नहीं थी, तो उनका जो भी हिस्सा था वो मेरे और भी चचा इकराम खान, कालू खान के नाम से मशहूर हैं। तो खैर हम तो छोटे थे, तो उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की, क्योंकि खसरा एक ही था, कोई भी पैरवी कर सकता था। आबादी दे किसी एक ने भी एप्लीकेशन दे सकता है कोई भी। तो उन्होंने ना 2007 में एप्लीकेशन गुजारी है। ये बात दुरुस्त है कि 2007 में एप्लीकेशन गुजारी है, लेकिन दरख्वास्त गुजारी है रकबे को आबादी दे से निकलवाने की। अच्छा, आबादी दे से निकलवाने यानी अपनी मलकियत, अपनी मलकियत को हमने ये कहा है कि हमारी रजिस्ट्री का इंतकाल किया जाए। ठीक। जब ये गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट से RL2 में क्लेम आया और रजिस्ट्री खरीद की, तो इसको आबादी दे में कैसे डाला गया? इस पर बाकायदा DCO साहब के पास एप्लीकेशन गई है, हल्का पटवारी ने इस पर रिपोर्ट दी है कि वाकया ये इन्हीं का रकबा है, ये इनको अमल दरामद किया जाना मुनासिब है। DOR साहब ने ये केस सुना है। DOR साहब ने बाकायदा उसमें चिट्ठियों का भी हवाला दिया है कि ये सेटलमेंट की जगह है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ने जितने भी सेटलमेंट के फैसले जात हैं वो एक चिट्ठी के तहत जो है ना नोटिफाइड ऑफिसर मेंबर बोर्ड को अरसाल करने की हिदायत की है। ठीक हो गया। तो ये केस यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है मेंबर बोर्ड के पास। ठीक। वहाँ पे मेरे चचा इकराम अहमद और जुल्फ़कार उर्फ कालू ने बाकायदा उसको हैंडल करते रहे, परसू किया उस केस वो 2007 से 2016 तक वो उस केस की पैरवी की। बाकायदा उस RL2 की उसमें वेरिफिकेशंस भी हुई हैं, बाकायदा रिपोर्ट्स भी भक्खर से गई हैं उसकी बाकायदा। उसके बाद एक लीगल ओपिनियन राय ली गई है कि ये क्या RL2 का रकबा आबादी दे से निकल सकता है, उस पर बाकायदा लीगल ओपिनियन राय आई गई है। फिर उसके बाद ये आबादी दे से खारिज हुआ है। ठीक। उसके बाद जब ये लेटर भक्खर वापस आया है तो इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन भी करवाई गई है। ठीक। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू भक्खर ने इस लेटर की, इस ऑर्डर की बाकायदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से वेरिफिकेशन भी करवाई है। सही हो गया। तो ये जायदाद जो है ये आ रही है हमारे पास 1976 से। अच्छा, एक जो दावा किया है अजमल ढांडला साहब ने कि वो कह रहे हैं कि 1946 से ये ज़मीन जो थी ये हमारे ख़ानदान की मलकियत है, मेरे दादा के नाम थी, और बहुत सारी वो 70 या 72 कनाल वो कह रहे हैं कि जी अभी भी लोगों के कब्ज़ों में है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उनकी जो ज़मीन है ये वाकई इसी खसरा नंबर में है या किसी और खसरा नंबर में है? इस तरह की कुछ चीज़ें सामने नहीं जी, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी इसमें कुछ पेश करूंगा। ठीक है। कि जब मैंने आपको पहले भी बयान किया था भी इंतकाल तो एक बना था ना, उसमें हर किसी की ज़मीन अलग अलग खातों खसरों में हिस्से हर एक के अलग अलग थे। अब मेरा खसरा अगर 214 है तो किसी का 203 है, किसी का 205 है, तो बाकायदा लट्ठे में बाकायदा उसकी निशानदेही होती है भाई ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे, यहाँ कहाँ पे। अब अजमल खान साहब जो आप कह रहे हैं जिस रकबे का क्लेम कर रहे हैं कि 72 कनाल है, तो वो तो उनके दादा की थी ना, उनकी जो अपनी ज़ाती रकबा है उनके वालिद साहब का वो टोटली 3 कनाल और 9 मरले है। मतलब उनके वालिद के नाम जो है वो 3 कनाल। बिल्कुल। एक जो है ना मिसल हकीयत पास हुई है सन 1981-82 में। ठीक है। तो उसमें जितने भी ये आला मालकान थे उनकी जो ज़मीन थी वो जो है ना ये एक उसमें दर्ज हैं, और वो जो है मिसल हकीयत का खाता नंबर है ये 34, और ये आप क्लियर देख सकते हैं कि टोटली ये रकबा 800 कुछ कनाल का ये सारा कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये उसमें जितने भी उसके मतलब मालकान हैं
सब इसमें मौजूद हैं। और अकबर ख़ान के वालिद साहब जो मालिक हैं वो इस टाइम भी 2019-20 की जमाबंदी में अभी भी अकबर ख़ान के वालिद, ये आप देख सकते हैं, 3 कनाल 9 मरले मकबूजा अल इस्लाम, ये अकबर खान के नाम, ये अकबर ख़ान के नाम है। अच्छा, ये अजमल ढांडला के वालिद हैं। अजमल ख़ान। अभी अजमल ख़ान ने जो रजिस्ट्री वो करवा रहे हैं 2 कनाल की, जबकि मौके पर रकबा 3 कनाल 4 मरले मौजूद है। अच्छा, रजिस्ट्री 2 कनाल की। 2 कनाल की। अच्छा, वो अब देखें कि वो 1 कनाल जो बाकी है वो किधर है? बस ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको कि बाकी 1 कनाल को क्यों छोड़ा है आपने। अच्छा, मतलब उनकी मलकियत में अगर 3 कनाल है तो वो 1 कनाल, अभी अगर इंतकाल को, उनकी जमाबंदी को देखा जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पे 3 कनाल 9 मरले की है, ठीक हो गया। तो उन्होंने क्यों 2 कनाल की रजिस्ट्री करवाई है, इस चीज़ पे भी एक अहम सवाल खड़ा होता है। पॉइंट है आपका। दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने जो रजिस्ट्री करवाई है उसमें बाकायदा उन्होंने अपने खाते का हवाला दिया है कि मैं खाता राजी 175 और 191 में मालिक हूँ। ठीक है ना? ठीक है। खाता 175 और 191 में मालिक है, खाता 175 और 191 कब्रिस्तान में चला गया। अच्छा, ठीक हो गया ना? तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि इसमें जो हदूद अरबा दिया है ना, ये हमारे खसरे का दिया है 214, जो यहाँ पे पुरानी कचहरी आता में है। तो वो भी मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स पेश कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना कि इसमें फिर हमने, हमारे चचा इकराम अहमद ने बाकायदा DCO साहब को एक एप्लीकेशन गुजारी है, ठीक है, कि इन्होंने हमारा अमल दरामद हो रहा है और इन्होंने एक जाली रजिस्ट्री 2017 में पास करवा लिया है। तो ये तो इक़्तिदार का इन्होंने फ़ायदा अकबर ख़ान ने उठाया। जाली रजिस्ट्री से क्या मुराद है? मतलब रजिस्ट्रियाँ जाली भी हो जाती हैं? बिल्कुल जी, ये तो आपको पता है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है ना जी। अच्छा। अगर आपको मैं बताता हूँ कि जब भी कोई रजिस्ट्री पास होती है उसके साथ बाकायदा फ़र्द मलकियत जारी होती है। फ़र्द मलकियत जारी होती है, पटवारी रिपोर्ट देता है, वो बाकायदा मौके की निशानदेही की जाती है। अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि इस रजिस्ट्री के साथ कोई फ़र्द मलकियत नहीं है। फिर इन्होंने ये जो हदूद अरबा इस रजिस्ट्री में दिया है वो किस ग्राउंड पे दिया है, किस चीज़ को देख के इन्होंने दिया है? या अगर फ़र्द मलकियत नहीं है तो फिर रजिस्ट्री जो करने वाले लोग हैं, जो महकमे के लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। और इस पर बाकायदा DCO साहब भक्कर ने इंक्वायरी की होल्ड की है और इंक्वायरी में बाकायदा ये लिखा है कि अजमल ख़ान ने जो रजिस्ट्री में हदूद अरबा ज़ाहिर किया है ना, वो खाता नंबर 99 खसरा 581 साबिक 214 हाल का है। अच्छा। जबकि वहीब मोहम्मद अकबर ख़ान की मलकियत खाता 191 और 175 में है। इस खाता से उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और इस रजिस्ट्री को बाकायदा बोगस करार दिया है। और उन्होंने कहा मनसूखे के लिए मुतलका फॉर्म रजू करें, जो कि सिविल कोड है। और इस टाइम सिविल कोड में मैंने इसको बोगस किसने करार दिया? ये DCO साहब ने, DC भक्कर ने रिपोर्ट मांगी थी AC से। AC साहब ने इंक्वायरी करके DCO साहब को भेजा, उन्होंने फिर उसके ऊपर ऑर्डर लिखा। अच्छा, उन्होंने मतलब कहा कि ये बोगस है। ठीक। तो हम तो इस खसरे की 2007 से चलो मान लेते हैं, पैरवी करते आ रहे हैं। हमने ये नहीं समझ आती कि अचानक 2007 में कहाँ से ये रजिस्ट्री पैदा हो जाती है। ठीक। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उस जो AC साहब की रिपोर्ट है वो भी मैं आपको कॉपी पढ़ा दूंगा। मतलब वो रिकॉर्ड मौजूद है और मैं आपको उसकी कॉपी पेश कर देता हूँ। तो उसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक जो अहम बात है वो ये कि अजमल खान ढांडला साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पठान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके साथ एक किराएदारी का एक मुआहदा किया, एग्रीमेंट साइन किया 2 साल के लिए। अब ये बात समझ से बाहर है, क्योंकि अगर वो उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं तो जाहिर है वो मालिक हैं तो कर रहे हैं ना। अगर आप मालिक हैं तो वो जो पठान हैं उन्होंने आपके साथ ये एग्रीमेंट क्यों नहीं किया, या आप से पूछे बगैर उन्होंने वो कैसे कर दिया? जी बिल्कुल, कि ये चूँकि किराएदारी का वो कह रहे हैं कि जी हमने किराएदारी का उनके साथ मुआहदा किया। जब मुआहदा ख़त्म हुआ फिर हमने जाके बैलफ लिया, और बैलफ लेने के बाद हम जब वहाँ गए तो हमारे साथ वहाँ वो तनाज़ा खड़ा हो गया और झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, मामला वहीं का वहीं रुक गया। तो मतलब ये जो पठानों के साथ उसकी किराएदारी का मुआहदा, इसकी क्या हकीकत है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी मेरे साथ उन्होंने मुआहदा किया, ज़ाहिरी बात है वो मालिक है, कुछ उन्हें रिकॉर्ड दिखाया है, इसकी ज़रा बिल्कुल मैं ये आपको बाकायदा तफसीली इसमें रिकॉर्ड एक पेश करता हूँ। ठीक है। अभी अजमल ख़ान ने जो उस दिन जो तनाज़ा हुआ था वो तनाज़ा इस मामले पे हुआ था क्योंकि अजमल ख़ान ने 2 आदमियों को बेदखल किया था, 2 बंदों को,
बंदों के पीछे इतना फसादात हुए ना। अच्छा, तो अजमल खान ने जो डिग्री ली है कब्ज़े की हद तक, ठीक है, कब्ज़े की हद तक जो डिग्री ली है वो सिर्फ तावीज़ खान और मियाँ खान से ली है, दो बंदों से। अब इसमें बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, उन्होंने बड़ा टेक्निकल एक ग्राउंड खेला है, क्योंकि रजिस्ट्री में ऑलरेडी हदूद अरबा तो हमारा उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो वो उसका क्या किया है उन्होंने कि उन्होंने तावीज़ खान और मियाँ खान से किरायानामा लिखवा लिया, जो कि सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। उसकी भी मैं आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। ठीक। वो जो हमारी ज़मीन है उसके जानिब शुमाल खसरा नंबर 115 सूबाई गवर्नमेंट पर बैठे हुए हैं। अच्छा, वो उनका उस रकबे से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। तो उन्होंने जो है ना एक इनको बिलाया फुसलाया कि हम आपको दुकानें बना देंगे, हम जैसे भी इनके साथ, इनके किसी बड़ों के साथ रखते कि जो भी किया वो इनको, उन्होंने एक दावा दायर कर दिया रेंट ट्रिब्यूनल की कोर्ट में कि ये मेरे किराएदार हैं, 2 साल का मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया था, तो वो जो है ना मेरी ज़मीन खाली नहीं कर रहे। तो इसमें बाकायदा जो है ये आप देख सकते हैं तावीज़ खान और मियाँ खान ने बड़ा क्लियरली जवाब दिया है कि उन्होंने कहा जी हम जो है ना अजमल खान ने हमसे धोखा और फ्रॉड से ज़मीन का किरायानामा तहरीर करा। ये रेंटल ट्रिब्यूनल में उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, ठीक। उन्होंने जवाब दिया कि अजमल खान ने धोखा फ्रॉड से जिस जगह का किरायानामा तहरीर करवाया था असल में वो सरकारी जगह है और नाजायज़ तौर पर किराया वसूल किया है। अच्छा, मतलब वो उस रकबा में वो नहीं बैठे। ये देख लें आप, खसरा नंबर भी अलग वो हो गया, 115 है। अच्छा, मैं उसके बाद आपको ये डिटेल रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसमें बाकायदा कामरान शाह पटोर ने एक एंटी करप्शन में रिपोर्ट जमा करवाई। उसमें लिखा हुआ है नंबरान खसरा मलकियती सूबाई हुकूमत नंबर 115 में कुछ लोगों ने आर्जी खोखाजात बना रखे हैं। ये बखर के जो पटवारी, ये बखर के, ये उनकी रिपोर्ट है। अभी किरायानामा जहाँ से भी लिखवा लो उसका जिस तरह भी लिखवाया है। तो मैं आपको एक और भी चीज़ पेश करूँगा इसमें। इससे पहले भी अजमल खान साहब तकरीबन 12/2/2020 से पहले 1-2 दिन पहले उन्होंने भी इधर इसी ज़मीन पर कब्ज़े की कोशिश की थी। अच्छा, तो उधर भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। फिर उन्होंने सुबह जाके मेरे खिलाफ DPO साहब बखर को एप्लीकेशन दे दी कि सलमान मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करता है। अच्छा, DPO साहब बकर ने बाकायदा इंक्वायरी मार की लीगल ब्रांच कि इस चीज़ की बाकायदा इंक्वायरी करें। तो जब इस चीज़ की बाकायदा इंक्वायरी हुई है तो उसमें ये आप रिपोर्ट DPO साहब की देख लें कि इसमें बाकायदा लिखा हुआ है भी सलमान खान ने जिन जिन जो किरायानामे लिखाए हैं उन्होंने किरायानामे की तस्दीक भी की है और वो खिदमत मरकज़ में इंदराज भी है और वो उसी जगह पे बैठे हैं जो कि हमारी मलकियत ही है। जबकि यहाँ पे फिर एक रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ आ जाता है, ठीक है, कि तावीज़ खान, मियाँ खान और सरदार खान दर हकीकत अराज़ी मुतनाज़ा पर ना बैठे हुए हैं बल्कि अराज़ी मुतज़क्करा से जानिब शुमाल अरसा दराज से सरकारी रकबे पर बैठे हुए हैं। उनसे अलग हो गया, ये उनसे अलग हो गया। जिनसे अजमल ढांडा ने ये लिखवाया था किराएदारी, हमारे से वो अलग है, वो अलग है, बिल्कुल सरकारी ज़मीन पर बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर जो है इसमें क्या है कि ये पठान बेचारे इतने समझदार लोग नहीं है, तो रेंट का एक कानून है, रेंट ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये वाकई ये रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना, इस पे थोड़ी आप रोशनी डालें क्योंकि ये बिल्कुल मैं बात है, बाज़ लोगों के लिए ये नई चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि लोग तो पता है सबको, लोग ये समझते हैं कि अजमल खान ने केस विन कर लिया है या जो भी, वो तो अभी मलकियत तो खड़ी है वैसे ही, ठीक है ना। तो रेंट ट्रिब्यूनल ये कहता है, यहाँ पे उन्होंने क्लियर बताया भी कानून शहादत 115 है, वो कहता है वंस अ टेनेंट ऑलवेज टेनेंट। ठीक है, टेनेंट हमेशा टेनेंट ही रहेगा। सही होगा। वो ना तो वो यहाँ पे रखता है उसे द टेनेंट हैज़ नो राइट टू डिनाई द ऑनरशिप ऑफ द लैंडलॉर्ड रिगार्डिंग प्रीमिसेस प्रॉपर्टी, कि वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकता और उसको ना चैलेंज कर सकता है। ठीक हो गया। और फिर वो यहाँ पे भी यही चीज़ फिर दोबारा वो कहता है कि टेनेंट को कोई हकूक हासिल नहीं है जब उसने एक दफ़ा एग्रीड कर लिया है कि मैंने ख्वाह धोखे से भी लिखा है तो उसको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये रेंट ट्रिब्यूनल का कानून है बाकायदा, इसमें लाहौर हाई कोर्ट की भी जो है इसमें वो आई हुई है। तो किरायानामा लिखाने से बंदा मालिक नहीं बनता था या वो मलकियत को शो नहीं करता, काम किरायानामा सिर्फ करता है तो सिर्फ कब्जे को शो करता है। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि जो भी था बहरहाल किरायादारी का जो आपने रिकॉर्ड पेश किया उसके मुताबिक अजमल ढांडा ने जो किरायादारी का उनसे एग्रीमेंट किया, वो लोग उस रकबे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, यहाँ तक तो ठीक हो गया। बात यह है कि झगड़ा पठानों के और उनके दरमियान क्यों हुआ है, क्योंकि पठान भी मालिक नहीं है जगह के।
बिल्कुल। तो इनका और उनका आपस में तनाज़ा जो है वो क्यों, हालांकि झगड़ा आपके साथ था उनका, तो इनका तनाज़ा आपस में क्यों हुआ है? असल पे बात ये है कि फिर मैं आपको वही बात बताना चाहूँगा कि किराएदार जो हमारे बैठे हैं ना, जो हमारे बैठे हैं, उनके साथ अजमल खान का कोई वास्ता नहीं है। ठीक। इन्होंने अगर डिग्री कराई है, इन्होंने पोजेशन लेना है तो तावीज़ खान और मियाँ खान से लेना है इन्होंने, ठीक है। तो ये मैंने पहली दफ़ा देखा है अपने उसमें, जब से 30 साल की ज़िंदगी 31 साल की गुजारी है, तो ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखा है। जब पोजेशन के लिए वो आ रहे हैं तो बैलफ को चाहिए था पटवारी महकमा माल को साथ लगता, उससे निशानदेही बाकायदा करवाता कि आया हम सही हदूद खसरे में आ रहे हैं, ये गलत है या नहीं। और पठानों ने उनसे बार बार कहा है कि वो तावीज़ खान और मियाँ खान सामने बैठे, इधर नहीं है, लेकिन कब्ज़े में उन्होंने अपने साथ 7 इनकी ट्रालियाँ थी ईंटों की और एक गारे की ट्राली बनी हुई थी, और जबकि जो है उनका डिग्री हुआ था 1.5 मरला डिग्री हुआ था, ठीक है, और कब्जा वो पूरी 3 कनाल पे करना चाहते थे। मुझे ये बात की समझ नहीं आती कि कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए जो है, हाँ वो सिलसिला जिस तरह भी। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने कहा कि 1975 के बाद जो है ये अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी। जी जी। फिर 1982 में खैर वो आ गई, बंदोबस्त आ गया, ठीक है। तो उन्होंने एक अपने जो है ना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि एक सकीना मुख्तार की और पठानों की इनकी दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज हुई, और 75 के बाद ये अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी। तो इसकी क्या कहानी है, और ये कैसे, मतलब वो किस किस्म की दरख्वास्त थी जो खारिज हुई, और ये 75 के बाद की जो अलॉटमेंट के हवाले से वो कह रहे हैं, तो इसमें एजाज भाई असल में बात वो इस तरह है कि जो दरख्वास्तें खारिज कहने का वो कह रहे हैं, बिल्कुल वो उसमें हमने एप्लीकेशनें मेरी वालदा की तरफ से गुजारी गई थी, ठीक है। रेंट ट्रिब्यूनल में हमने एप्लीकेशन ये गुजारी थी कि क्योंकि रेंट का कानून एक बड़ा पेचीदा सा है, उसमें ज़ाहिर बात है हमारे कौंसल को समझ नहीं आई या हमें खुद भी समझ नहीं आई, ये अब हमने भी सुना भी है ये ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें हमने ये कहा था भी ये हमारी मलकियत है, इसने गलत तरीके से किराएदारी लिखवाई हुई है, तो आप पहले मलकियत को डिसाइड कर लें तो बेहतर है। तो दरख्वास्तें जो खारिज हुई हैं वो बड़ा, उन्होंने सीनियर सिविल जज ने बड़ा इसी फैसले में जो उन्होंने कहा खारिज हुई, उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इट इज़ क्रिस्टल क्लियर दैट स्पेशल जज रेंट बाय कंडक्टिंग प्रोसीडिंग अंडर पंजाब रेंट परमिसेस एक्ट 2009 इज़ नॉट मीन टू डिसाइड द इंटरेस्टेड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। द जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल जज रेंट डज नॉट एक्सटेंड टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी ऑफ टाइटल बिटवीन द पार्टीज। भाई मैं मलकियत को डिसाइड नहीं कर सकता इसके अंदर, मैं द स्पेशल जज रेंट इज ओनली ऑब्लाइज टू डिसाइड द कंट्रोवर्सी बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। भाई मैं सिर्फ मालिक और किराएदार के दरमियान, वो इस बिहाफ पे खारिज, उन्होंने कहा भी आपका ऑलरेडी सिविल दावा चल रहा है, जो चल रहा है वो अलग, वो ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये एक स्पेशल लॉ है क्योंकि मैं इसको डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इस वजह से खारिज हुई थी। बाकायदा इसमें ये नहीं है कि उनको मलकियत उनकी करार हो गई है, जो उनको मलकियत मिल गई है। तो और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 1975 का जो रिपील एक्ट आया है, तो एजाज भाई वो 1975 का जो रिपील एक्ट है उसमें मैं आपको वाज़ह कर दूं कि वो 1975 से पहले जो अलॉटमेंटें हुई थी वो तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो RL2 था वो 1960 में हुआ था, ठीक है, ना कि हमने 1975 के बाद करवाया। ये RL2 जो है, ये असल RL2 भी थोड़ा, मतलब हमारे जो आम फैम लोग हैं, आम, उनको ये मेरे ख्याल में समझ नहीं है, क्योंकि ये एक रेवेन्यू की शायद ज़बान है। RL2 में क्या किस किस्म के रकबा जात थे, और ये आप पे भी इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, या इस RL2 की थोड़ी सी आप ज़रा वज़ाहत। देखिए जी, RL2 उन लोगों को अलॉट होता है जो लोग बाहर से हिजरत करके आए थे, जिनको माइग्रेटिंग लोग थे, जिनको उधर से क्लेम मिले थे, और उनको उन जगह के भक्खर में या पाकिस्तान के किसी भी कोने में हम कह लें जहाँ जहाँ हिंदू तैनात थे, जहाँ जहाँ पे हिंदुओं का रकबा था, उनको वही क्लेमों में रकबे डाले गए थे। वो RL2 है, उसको RL2 कहते हैं, ठीक हो गया। और RL2 का ये मैं आपको बताऊं भी, रिपील एक्ट आया था, वो इसलिए रिपील एक्ट 1975 में आया था क्योंकि रिपील एक्ट में लोगों ने 2 नंबरियां उसमें काफ़ी की थी, क्योंकि यहाँ भी रकबे डलवा लिए, लाहौर में भी डलवा लिए, तो वो इसलिए बंद हुआ था।
और जो हमारा मसला है वो RL2 का नहीं है। हमने तो एप्लीकेशन दी थी कि हमारा रकबा आबादी देश से निकाला जाए और अमल दरामद किया जाए। RL2 का कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि हमें नया RL2 अलाट किया जाए, और किसी डॉक्यूमेंट्स में भी ऐसी बात नहीं। अगर कोई है तो आप बेशक वो उसको चेक वेरीफाई करवा सकते हैं। अजमल ढांडला साहब किस बुनियाद पर ये दावा करते हैं कि ये रकबा हमारी मलकियत है और हम उसका कानूनी तरीके से कब्जा लेना चाहते हैं? देखिए जी, ये कानूनी तरीका तो उनका नहीं बनता। अगर कानूनी तरीके से आना चाहते हैं तो उनको पहले चाहिए था कि वो हल्का पटवारी गिरदावर उनसे बाकायदा वो करते, अपना निशानदेही करवाते जिस जगह का उन्होंने कब्जा लेना है। दूसरी बात यह है कि ये रकबा उनका बनता ही नहीं है। ठीक, क्योंकि देखे ना, जब एक फॉर्म पे एक रजिस्ट्री बोगस होगी। अच्छा, फिर इसमें मज़े की मैं आपको एक बात बताऊं कि इस रकबे को इन 3 आदमियों ने जो है ना, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, शायद मैं याद ना रहे, मैंने एक इसका जो अब तक का जो रिकॉर्ड है दोनों तरफ से या महकमा माल से, मैंने कुछ रिकॉर्ड चेक किया है, AC ऑफिस से चेक किया है, पटवारी या इधर उधर जहाँ से भी मुझे कुछ मालूमात मिली हैं। मेरे सामने एक चीज़ आई थी, ज़फ़र नाम का एक बंदा है, उसने भी कुछ दावा किया था और वो इसी रकबा के हवाले से था कि मतलब उसके जो दरख्वास्त थी उसमें ये जाहिर हो रहा था कि वो उसकी ज़मीन है। वो क्या मामला है? ज़फ़र इकबाल था या मोहम्मद ज़फ़र था, ऐसी कोई? असल सर ये है कि बात इस तरह है कि जब जिन्होंने बोगस रजिस्ट्री 2017 में करवाई थी ना, तो चाहिए तो ये था कि अजमल ख़ान खुद इस रकबे को चैलेंज करता। ठीक है ना, कि ये रकबा मेरा है, मुझे इसकी डिग्री दी जाए। अजमल ख़ान ने किसी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में नहीं चैलेंज किया, हमने खुद उसकी रजिस्ट्री को चैलेंज किया। हमें तकलीफ हुई है तो हमारा रकबा जेन्युइन था तो हमने चैलेंज किया था। उनको ये चाहिए था कि 2017 में जब उन्होंने रजिस्ट्री पास करवाई है तो फ़ौरन जाके वो कोर्ट में दावा दायर कर देते, भाई ये गलत क्लेम ले रहे हैं, मेरा रकबा है, मुझे इसका राइट्स दिया जाए। तो इन्होंने एक पूरा ट्रैप बिछाया है, एक जाल था पूरा। अच्छा, ठीक है, वो ये था कि हमारा अमल दरामद जो है रजिस्ट्री का ना हो सके। ठीक, उसमें ज़फ़र इकबाल नामी बंदे ने भी इसी जगह का हदूद दरबा इस्तेमाल किया है। अच्छा, उसका भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। उसने भी अपना सीनियर सिविल जज साहब से स्टे करवाया था कि ये मेरा खाता खसरा है और ये ग़ुलाम सकीना मुख्तार और ये गलत तौर पर करवाना है। मगर सूबा पंजाब को उन्होंने फरीक बनाया था। सूबा पंजाब ने बिल्कुल क्लियर कट उसमें जवाब दावा दिया कि ये जो रकबा इन्हीं का है, इन्होंने महज झूठी सरफर्जी कहानी बनाई गई है। अच्छा, ये मतलब जो सरकारी मौक़िफ़ था, सरकारी मौक़िफ़ था। अभी इन्होंने किस किस को फरीक बनाया? इन्होंने फरीक बनाया था एडिशनल कमिश्नर को और मेंबर बोर्ड को और असिस्टेंट कमिश्नर को, मेरे चाचू को, मेरी वालदा को। अच्छा, ये 5-6 बंदों को। ठीक है। तो उसमें बाकायदा फिर उसके बाद ज़फ़र इकबाल नामी बंदा बिल्कुल जो है ना वो गायब हो गया। जब ये सूबा पंजाब का दावा आया तो कोर्ट उसको बार बार तलब करती रही है, लेकिन उसके बाद उनकी अदम पैरवी खारिज हो गई 2018 को। उसके बाद इसी खाते खसरे पे इनके चचा ने हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर दिया कि ये खाता खसरा मेरा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अजमल ख़ान साहब ने अपनी नाम रजिस्ट्री करवाई हुई है, इनके चचा खुद लाहौर हाई कोर्ट में क्लेम कर रहे हैं और ज़फ़र इकबाल नामी बंदा अलग क्लेम। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बहुत बड़ा ट्रैप जाल है और इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइट भी कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट भी आएगा सामने। तो अच्छा, ये जो इसका केस था ज़फ़र साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ज़फ़र इकबाल का, अब ज़फ़र इकबाल के केस की वो क्लियरेंस हो गई कि उन्होंने सरकारी तौर पे जो मौक़िफ़ सामने आया कि ना इसकी मलकियत नहीं है, ये जो भी था वो मतलब करके भेज दिया। जी बिल्कुल, ये मैं बेशक आपको मैं दावे की कापी भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सामने क्लियर है ये चीज़। और ये देखें, ये वो रिट पटिशन है जो इसके चचा ने फ़ाइल की है, ये हाई कोर्ट। अजमल ख़ान के चचा ने जो फाइल की, उसमें मेरी वालदा को फरीक बनाया कि ये अमल दरामद ना करा सके। ये देखें जी, अच्छा, गुलाम अब्बास खान और ये हमारी वालदा, और यही खसरा 582 इन्होंने कहा ये हमारा खसरा है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होगी एक बात, ये होगी दूसरी बात। अब यहाँ पे ज़फ़र इकबाल नामी बंदे ने बाकायदा ये सीनियर सिविल जज साहब से ये दावा किया है, ये हमें फरीक बनाया और यही हदूद दरबा जो अजमल ख़ान क्लेम कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हैं, ये सूबा पंजाब की बाकायदा वाज़ेह रिपोर्ट है इसमें कि ये इन्होंने फर्जी कहानी बनाकर लिखा गया। ये देख लें, यहाँ पे खाता नंबर 60, खतूनी नंबर 92, खसरा नंबर 214, रकबा बकदर 3 कनाल 4 मरले। ठीक। तो
सुबह ये आबादी देह में था ना, ठीक है। तो उसके बाद ये जो मेंबर बोर्ड है ना जिन्होंने आबादी देह से रकबे को खारिज किया था, वो भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि जहाँ तक हुक्म मुद्दा नंबर 2 21/7/16 मेंबर बोर्ड का ताल्लुक वास्ता है वो कानूनी है और दुरुस्त तौर पर जादर हुआ है। ठीक। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आज तक कोर्ट देखें, इधर वाज़ह कोर्ट ने लिखा है कि इनको हम बार बार बुलाते रहे, इन्होंने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है ये ज़फ़र इकबाल को, ठीक है, और इन्होंने ये दावा खारिज कर दिया। अभी दावे के ऊपर दावा होता जा रहा है दावे की। और दूसरी बात एजाज भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि किराएनामों से बंदा मालिक तो नहीं बनता, ठीक है। आप भी समझदार हैं। अगर मैं कहीं से भी किरायानामा लिखवा के और आपके स्टूडियो पे कब्जा कर लूं, हाँ, सही बात। तो ये तो गलत बात है ना जी। ठीक है। अगर राइट्स वो होते हैं जब आपको सिविल कोर्ट एक चीज़ की मलकियती डिग्री दे देती है कि आप वाकई मालिक हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता कि आप गलत जगह से किरायानामे लिखाएं और उसके कब्ज़े हमारे से लें और लोगों को मारे पीटें, और क्योंकि पीछे फिर बातें आ जाती हैं इक़्तिदार की, तो वो मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ, ज़ाहिर बात है, वो उसका इशू चल रहा है, बस इक़्तिदार ग्रुप तो है। ये देखें, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं जी, जब एक गरीब आदमी कोई गलती करता है ना, या कोई गुनाह करता है, या इवन कि आपने ये भी देखा होगा बाजार में कोई भी बंदा महंगी चीज़ बेच रहा है तो उसके ऊपर फ़ौरन FIR दर्ज हो जाती है, कार्रवाई हो जाती है। तो यहाँ तो इतनी दबड़ गजुनी लगी हुई है, यहाँ पे कोई पूछ ही नहीं रहा, जलील अवाम जलील हो रही है, पता नहीं क्या बनेगा हमें। अच्छा, तो ये सलमान ये बताइएगा कि वो जो 1945 या 46 की जो जमाबंदी है जी, अब उसके अंदर इस अराजी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होता है। जमाबंदी के क्या मतलब है कि उसी में है सारा कुछ? जी बिल्कुल, ये 1946-47 की जमाबंदी है। अच्छा, उसमें ये सारा बिल्कुल जी, रिकॉर्ड जो भी खसरा नंबर ये देखें जी एजाज भाई, ये देखें, ये आपको ये 1946-47 खाता 99 खसरा 581 582 2 कनाल और 1 कनाल है, ठीक है, और यही 3 कनाल 4 मरले पर, यही 3 कनाल 4 मरले। अब 1946-47 से मैंने आपको पहले भी बयान किया है कि फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे गया है, फिर RL2 में गया है, फिर हमने रजिस्ट्रियाँ खरीदा है जी। तो अब आप जो केस है इस रकबे के हवाले से जी वो किस स्टेज पे है इस वक्त? देखें जी, मैंने अपना शहादतों में जो रजिस्ट्री को चैलेंज किया है उसमें मैंने अपना चीफ करवा दिया है। कामरान शाह पटवारी जो हैं हल्के के, उनका भी चीफ हो गया है। एक सादत नवाज सब रजिस्ट्रार थे जो कि एक लैंड माफिया बहुत बड़ा उसके पीछे हाथ था, उसका मैं थोड़ा सा आपको तज़किरा करता जाऊं कि ये रजिस्ट्री किस वजह से हुई थी। इसके पीछे ये था कि एक अली अख्तर सैफुल्लाह भक्कर में आए थे, शायद AC आए थे, उन्होंने हज़ारों कनाल लोगों को जो है मिसलें झूठी पास की थी, उसी दौरान ये भी रजिस्ट्री पास हुई है। और इसमें एक बड़ी अली अख्तर के दौर में अली अख्तर सैफुल्लाह ने अजमल खान को एक मिसल डलवा के दी थी। ये देखें, ये मिसल है, इसमें तकरीबन खेवड़ नंबर 173 और ये है मेरे ख्याल में 42 कनाल की। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इसको बाकायदा जिन लोगों ने इनके ऊपर वो किया है, इसको चैलेंज किया है, अभी ये हमारा रकबा है और ये गलत मिसल डाली गई है, तो इसको बाकायदा सरदार मोहम्मद मुख्तार अहमद और ने ये चैलेंज किया है और बाकायदा मेंबर बोर्ड ने इस मिसल को कैंसिल कर दिया है। और ये भी वाज़ह लिखा है कि जो AC ने ये काम किया है उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। और ये केस वापस रिमांड होकर DC साहब के पास अब इस टाइम मौजूद है, यही केस जो ये अजमल खान साहब और ने ये मिसलें डलवाई हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इस केस में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक अजमल खान साहब ने एक एप्लीकेशन गुजारी थी DCO साहब को। DCO साहब को एक एप्लीकेशन गुजारी थी कि ये भाई 29/2/21 को कि मॉडल बाज़ार अब जो ये बन रहा है मॉडल बाज़ार, इसके मुल्हिक मेरी ज़मीन है मौजूद है जिस पे मेरे किराएदारान खुश्क मेवाजात का कारोबार कर रहे हैं और मुझे कब्ज़ा दिलवाया और मेरी निशानदेही की जाए। ठीक है। तो इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया, लेकिन हल्का पटवारी को भी पता था कि ये बहुत हाई लेवल पे गेम चली गई है। ठीक है। और जो है उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी है कि मॉडल बाज़ार के जानिब गर्ब खसरा नंबर 214 है जिस पर मज़कूरा में खुश्क फ्रूट के खोखे मौजूद हैं और 3 कनाल 4 मरले हैं। ठीक है। अजमल खान साहब को जब पता चला है कि ये रिपोर्ट जो है आगे चली गई, सबमिट कामरान शाह से, फिर मेहरबान गिरदावर ने आगे भेजी है और बाकायदा ये तहसीलदार ने इसे
एग्जिबिट करके आगे भेजा है। तो इन्होंने क्या किया है कि एसी ऑफिस गए हैं कि मुझे उस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। ठीक है। उन्होंने बाकायदा एक अपना वो भेजा एहलकार के जाओ के इसको कॉपी करवा दो। उन्होंने क्या किया, एसी ऑफिस का मुकम्मल रिकॉर्ड चोरी करके वहाँ से भाग गए हैं। अच्छा, मुकम्मल रिकॉर्ड चोरी, उस पे मेरे ख्याल में वो ये एफआईआर के सिर्फ एसी साहब ने भेज दिया, लेकिन उस पे अमल दरामद को नहीं हुआ। यहाँ से आप सोच लें कि कितना बरसर पीछे हाथ नहीं है, या वो आप अच्छी तरह बेहतर जानते हैं। और इसमें एक और भी बात बताऊंगा कि इसी जगह पे, हमारी जगह पे 2017 में अजमल खान ने यहाँ पे एक बिजली का मीटर भी लगवाया था चोरी छुपे। अच्छा, ठीक हो गया, मलकियत जाहिर करने के लिए। ठीक है। तो उसमें जैसे ही मुझे इस चीज़ का इन्वॉल्व हुआ, मैंने एक दिन पीछे गया हूँ तो मैंने देखा है भैया यार ये मीटर किसने लगाया। तो पूछताछ के बाद पता लगा यार ये तो अजमल खान है। मैंने कहा ये किसने कैसे लगा लिया। ठीक है। तो मैंने बाकायदा एक्सियन वापडा को एप्लीकेशनें गुजारी हैं, मतलब कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना। मैंने इमरान खान साहब की सिटीज़न पोर्टल अप्लाई की है, तो ये देखें वाज़ेह रिपोर्ट जिसमें अजमल खान का, उन्होंने कहा है कि अजमल खान ने हमें एप्लीकेशन दी है कि मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है। अच्छा। और मुझे जो है ना मीटर लगा के दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है, फिर उन्होंने रिपोर्ट दी वापडा वालों ने कि हमने वहाँ पे चेक किया है, नो कंस्ट्रक्शन वाज पर्पस, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मीटर उतार के ले गए। ये इसकी रिपोर्ट है। ठीक, मतलब मीटर वापस चला गया। अभी आप ये बताएं कि हम आपको अपना सारा मौक़िफ़ भी बयान कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी आवाज़ भी आला हुकाम तक जानी चाहिए। ठीक। अच्छा सलमान भाई, ये बताएं कि इस अराज़ी का जो भी तनाज़ा है, केसेस अदालतों में हैं, चल रहे हैं, जो भी फैसला होगा ज़ाहिरी बात है कानून के मुताबिक ही होगा। आप अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं। तो इसमें एक बार बार जिक्र आ रहा है एक इसरार हसन नामी शख्स का। ये इसका आपके ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ है, या आपका कोई अजीज़ है, क्या है, या उसकी यहाँ पे इस खसरा नंबर में कोई अराज़ी थी, या क्या ऐसा मामला है कि वो भी इस केस के अंदर उसका नाम आ रहा है, इनसे उन्होंने ख़रीद की, या वो हिस्सेदार था, या आपका कोई अजीज़ है या हिस्सेदार है, क्या ये इसरार हसन की क्या कहानी है? एजाज भाई, इसरार हसन से हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि RL2 में मुख्तलिफ खसरा जात अलाट हुए हैं, खाता जात अलाट हुए हैं। ठीक है। तो नूरा बीबी से एक रजिस्ट्री इसरार हसन ने भी ख़रीदी है। ठीक है। लेकिन वो खाता खसरा नंबर, पुराना जो उसका खसरा नंबर है वो ये देख लें 465 है। ठीक है। न्यू 203 है जो कि चिमनी मोहल्ले में वाक़ है। अच्छा, न्यू 203 है। उससे हमारा कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है। अगर उसने ख़रीदी है तो वो उसकी पैरवी आजकल एक वो खुरम गिलानी हैं, कोई इधर ही रहते हैं भक्कर शहर में, कोई उन्होंने उनसे मुआहिदा किया हुआ है और वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा इस ज़मीन से या इसरार हसन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो उनका कोई रजिस्ट्री है और ये बिल्कुल आपके सामने पड़ी है तो वो अपना अमल दरामद के लिए ये वो जोर लगा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। वो खाता खसरा इससे डिफरेंट है, बिल्कुल। वो इस नंबर से या आपकी ज़मीन से ना उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक। अच्छा, एंटी करप्शन के हवाले से आप लोगों की तरफ से एक FIR दर्ज हुई थी अजमल डांडला के खिलाफ। जी बिल्कुल। ठीक है, बाकी उनके वालिद भी थे मेरे ख्याल में उसमें शामिल थे। वो एंटी करप्शन की जो FIR है, क्या ये जो हमारे यहाँ आजकल आप खुद कह रहे हैं कि जी हम देख लें जी हमारा कुछ नहीं होता सारा कुछ, लेकिन अब एंटी करप्शन ने FIR तो दर्ज किया है ना, आपको कानून के मुताबिक उन्होंने रिलीफ तो दिया, इंसाफ तो मिला कि आपने दरख्वास्त दी, ज़ाहिर है उसकी इंक्वायरियाँ हुई होंगी और उस पर FIR भी दर्ज हुई है। तो फिर मतलब आप क्यों नाउम्मीद हैं कि कुछ नहीं होगा या आपको इंसाफ नहीं मिलेगा? इस पे थोड़ा वजाहत कर दें। वो इजाज़ भाई, मैं आपको बताता हूँ कि एंटी करप्शन में जो जिस तरीके से और जिस तरह FIR हुई है ना जी, तो वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। हमने जब ये रजिस्ट्री एक बोगस हुई थी ना जी, तो उसमें जो है ना हमने मेरी वालदा की तरफ से एप्लीकेशन गुजारी थी डायरेक्टर साहब सरगोदा। ठीक है। कि DCO साहब ने जो है ना इनकी रजिस्ट्री को बोगस करार दे दिया है। ठीक है। और इन्होंने हमारा हदूद अरबा इस्तेमाल किया जहल साजी से। रजिस्ट्री नंबर 947 है इनकी। ठीक है। तो मुल्ज़मान वाला जो है रजिस्ट्रार सादत नवाज़ और दूसरा जो है रजिस्ट्री मुहर्रर इमरान बिडवाल है, रज़ाक है, और ये जो भी अमला था वो सारे थे। अजमल खान साहब थे, उनके चचा थे सारे जो। तो वो दरख्वास्त हमने आप इजाज़ भाई सो देख लें कि 2018 में दी थी। ठीक है। 2018 में दी थी, वो वापस आई है भक्कर सर्कल ऑफिसर के पास। उस टाइम उनके सर्कल ऑफिसर का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो है इसको समन नोटिस किए हैं, उनको बुलाया है।
जैसे बुलाया है तो फिर अचानक से हमें नहीं पता चला, ये दोबारा इंक्वायरी फिर डीसीओ साहब के पास चली गई है। ठीक। यहाँ से मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि डीसीओ साहब जब एक दफ़ा एक चीज़ को बोगस डिक्लेयर कर चुके हैं, दोबारा इंक्वायरी जाने का पता नहीं क्या मकसद था, ये भी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है। तो उसमें फिर हमने डीसीओ साहब के पास पेश हुए हैं, तो उन्होंने एक रिमाइंडर जारी किया है डीसीआर साहब को भी फिल फॉर जो है ना 7 हफ्तों के अंदर इसको रिपोर्ट को जो है वापस। ठीक है। उधर भी क्लियरली उन्होंने रजिस्ट्री नंबर 947 को ये देख लें बोगस करार कर दिया है। ठीक है। एडीसीआर साहब ने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9/11/2018 को उन्होंने इसी बकर को लिखा है प्लीज फर्निश ड्राफ्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिफॉल्टर ऑफिशियल्स। ठीक है। बे उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो मतलब जिम्मेदार थे। ठीक है। तो उसके कार्रवाई होने के खिलाफ वो इसमें ये हुआ कि मैं अपनी वालदा को लेके तकरीबन कोई 2-3 माह उधर चक्कर लगाता रहा। अच्छा। तो एसी साहब तला सईद थे उस टाइम, उन्होंने कहा मुझे कि आपकी कभी फ़ाइल गुम हो गई है, कभी उन्होंने कहा यार कल आ जाना, कभी बल्कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा कि मुझे व्हाट्सएप करके मुझे याद दिलाना। उनका मैसेज मेरे पास अभी भी सेफ़ है। ठीक है। वो भी मैंने किया, उनकी मिन्नत तमादत भी किया, खुली कचहरी में भी पेश हुआ, लेकिन जो है ना कोई रिपोर्ट नहीं मिली वहाँ से। तो फिर हमें मजबूरन जो है ना जाज भाई, पहली दफ़ा ये देख लें इसमें हमने 22 से 22B पटिशन फाइल की है सेशन जज साहब के पास। ठीक है। तो सेशन जज साहब ने मुकम्मल केस सुनने के बाद इनको लिखा है कि ये जो है ना इंक्वायरी करें 1 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है। अदालत ने हुक्म दिया। ये 26/9/2019 का आर्डर है। ठीक है। इन्होंने हुक्म दिया है कि इसको जो है इंक्वायरी करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, अगर 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होती विच पटिशनर विल हैव द राइट टू अगेन नॉक द डोर ऑफ दिस कोर्ट। भाई आपने आगे नहीं जाना, आपने दोबारा हमें बताना है, दोबारा हमें बताना है। तो 1 माह के बाद कम से कम 6 माह में जो है ना कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड पटिशन फाइल की है, इसी की कंप्लेंस पटिशन फाइल की है, जिसका फ़ैसला बड़ा तफसीली खालिद रहमान साहब ने जो है वो किया है। तो उसमें उन्होंने जो है इन्होंने जो बीच बीच में से एप्लीकेशन को एक दफ़ा अपनी मन मर्ज़ी की उससे लगवा के ड्रॉप करवा दी थी। ठीक है। वो सुनने में भी आया और देखने में भी आया, भैया हमारी इंक्वायरी ड्रॉप हो गई थी, तो ये हो गया था। तो वो ड्रॉप इस वजह से हुई थी कि सिविल मैटर पे उन्होंने सिर्फ ड्रॉप की थी। भाई इनके अदालत के केस चल रहे हैं तो इस वजह से जो है हम ड्रॉप करते हैं, लेकिन उसमें सेशन जज ने बड़ा क्लियर 4 सफ़ों का ऑर्डर जारी किया है। ठीक है। उन्होंने जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने जो है उनको कहा है कि ये रिपील्ड वापस ले जाएं। मैं इसको नहीं मानता। उन्होंने एक कानून दिया है कि दैट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कैन रन साइड बाय साइड, कि सिविल और क्रिमिनल जो केसेस हैं वो अलग अलग अपनी साइड पे चल सकते हैं, उसमें सिविल का नहीं है। उन्होंने यहाँ पे फिर इनको 2 माह का टाइम दिया है कि आप ये छोड़ें, आप ये बताएं कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। अगर फ्रॉड हुआ है तो उन्होंने ये देखें क्लियर लिखा भी 154 CRPC विद दिस ऑब्जर्वेशन भी इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक हो गया। फिर 2-4 माह गुजर गए, फिर मैंने तीसरी पटिशन फाइल की है। अच्छा। इसके खिलाफ। ठीक है। जिसका फैसला सैयद नजफ साहब ने किया है। उन्होंने भी इनको कहा है भी फिल फॉर 1, 2, 3 डायरेक्टर जनरल पंजाब साहब, डायरेक्टर साहब सरगोदा साहब और सर्कल ऑफिसर साहब, भाई इसको डिनो इंक्वायरी पेंडिंग इन इंटीग्रेशन, इसको जल्दी से जो है ना आप इसको क्लियर करें। कोई इसका फिर भी जो है कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। फिर मजबूरन मुझे ये 3-4 पटिशनें लगा के, बल्कि इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब ये 3 फैसले आए हैं तो सादत नवाज साहब ने और इन्होंने रल के हाई कोर्ट में 2 रिट पटिशनें फाइल की हैं। अच्छा। भाई ये हमारे खिलाफ FIR हो रही है और गलत तरीके से आ रही है, हमें इंसाफ दिया जाए। ये रिट की तरफ से हुई, अजमल गदानला और इन्होंने रल के की थी। ठीक है। तो उसमें पहली पिटीशन में तो इन्होंने स्टे नहीं दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा भी नहीं। अच्छा। ये जो फैसले हैं बिल्कुल ठीक है। दूसरी फिर इन्होंने एप्लीकेशन दी थी DG पंजाब को कि जो हमारा जो केस है ना ये किसी बल्कि सरगोदा से किसी और ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अच्छा।
ठीक है, तो उस सर्कल ना हो। हाँ, भक्कर क्या सरगोदा डिवीज़न से भी बाहर ले दिया। देखें, जब 3 साल से एक इंक्वायरी चल रही है तो इनको इसकी क्या मजबूरी थी कि इन्होंने सरगोदा से बाहर डिवीज़न से कराना है। तो उसमें बाकायदा डीजी साहब ने बहुत ज़बरदस्त इसमें लिखे हैं भी हमने जो है जो पटिशनर एप्लीकेशन जिसने दी है अभी इंक्वायरी चेंज करनी है, भी हमने उनसे पूछा है कि भाई आपको क्या मसला है यहाँ पे इंक्वायरी में। तो उन्होंने लिखा है कि भाई कोई हमें प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स गिव रिलीवेंट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे साथ दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया गया है। तो कहने का मकसद ये दोनों रिटें उनकी फारिग हो गई हैं। फिर मजबूरन में आके मैंने एजाज भाई हाई कोर्ट में रिट पटिशन फाइल की है, ठीक है, और ये वो रिट पटिशन है जिसके बाद इंक्वायरी हुई है और इंक्वायरी के बाद हमें जो है ये पर्चा, मतलब एफआईआर जो एंटी करप्शन में हुई थी वो हाई कोर्ट ये हाई कोर्ट का ये पटिशन है। उसके बाद फिर फिल फॉर इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी के बाद ये जाके एफआईआर, मतलब आपका कहने का ये है कि इस जो केसेस हैं, जो मैटर है या जो दफ्तरी मामलात हैं या थाने से मुतल्लिक हैं या एंटी करप्शन से, उस पर ये असरअंदाज हो जाते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। नाजरीन, आपने सलमान की गुफ्तगू सुनी, पूरी डिटेल इन्होंने बताई इस केस के हवाले से। यहाँ के भक्खर के अवाम जो है वो भी इंतहाई कॉन्शियस हैं और ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये मामला असल है क्या। इस वक्त इस 214 जो नंबर है, खसरा नंबर, इसमें जो ज़मीन है, जो मलकियत ज़ाहिर कर रहे हैं सलमान मुख्तियार साहब भी कर रहे हैं और अजमल ढांडा साहब भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से चंद दिन पहले यहाँ पे जो एक वक़ूआ हुआ था वो कब्ज़ा लेने के लिए अदालती अहकामात के साथ गए थे, तो उसके बाद सूरत हाल जो है चेंज हुई है। तो इस वक्त सलमान मुख्तियार ने भी अपनी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया है। मामला जहाँ भी पहुँचे, ये मामला चूँकि अदालतों में ज़ेर समात है और फैसला जो है वो अदालतों ने ही करना है। लेकिन जो बात अहम और सबसे अहम जो बात कहने वाली है वो ये है कि भक्कर के अंदर इस तरह के वाक़यात में जो है इजाफा हो रहा है और ये बड़ा जो है एक क्वेश्चन मार्क है। और ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब, यकीनन आप इस ज़िला के मालिक हैं और ख़ास तौर पर रेवेन्यू के मुतालिक जो रिकॉर्ड है, जो हमारी जमाबंदी है, जो 46 की है या 45 की है, जो भी है, वो आप यहाँ के जो मुतल्लिका हुकाम है, गिरदावर है, पटवारी है, उससे मंगवाएं। वो रिकॉर्ड अपनी टेबल पे लेके आएँ, वहाँ देखें कि किस किस तरह का कौन कौन उसका मालिक है। क्योंकि यहाँ पे तनाज़ात इस कदर बढ़ रहे हैं ऐसा कि लोग, एक मालिक निकल रहा है, दूसरा कहते हैं जी मेरी ज़मीन है। तो इसमें बड़े जानी जो नुकसान का भी अंदेशा है। और फिर एक कानून कहता है कि कानून ये कहता है कि मुतल्लिका तहसील का रिहायशी ना तो गिरदावर तैनात हो सकता है ना पे, यहाँ पे आपका कानून जो कहता है उसके मुताबिक आप इंक्वायरी करवाएं। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि बखर का जो रिकॉर्ड है, जो जमाबंदी का रिकॉर्ड है जी, वो गायब हो गया है, चोरी हो गया, उसे आग लगे, जो भी है मामला ये भी चल रहा था। तो जाहिर बात है आप इस ज़िला के मालिक हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप ये रिकॉर्ड मंगवाएं। अगर ये गुम हुआ है, चोरी हुआ है, तो आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसे सज़ा क्यों नहीं दी गई। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये सवालात जो हैं, ये जवाब तलब हैं। और बखर के अवाम ये देखना और सुनना चाहते हैं कि असल मामलात क्या हैं, कि जिसकी वजह से ये तनाज़ात खड़े हो रहे हैं और बार बार ज़मीनों पर कब्ज़ों के जो मामलात चल रहे हैं, वो जिसके भी हैं, जो भी उसका मालिक है वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस तरह के वाक़यात की वजह से बहुत सारे जानी नुकसान का खतरा है। बखर के अंदर जो है वो बड़ी खून रेजी हो सकती है, क्योंकि ज़मीन का मामला है। इस पर हमें उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर साहब आप इस पे गौर करेंगे। जो इनका मैटर है ये अदालतों में ज़ेर समात है, इसका जो भी फैसला आएगा वो अलग बात है। लेकिन जो आपके मुतालिक काम करने वाली चीज़ है कि आप ऐसा काम कर जाएं कि भखर के अवाम आपको याद करें। क्योंकि जितने भी डिप्टी कमिश्नर आए यहाँ पे किसी ने ये नोटिस नहीं लिया कि जो हमारा रिकॉर्ड था वो कहाँ पे है, जो हमारा लट्ठा है वो जमाबंदी है, जो अक्स है वो कहाँ पे हैं। तो इसका रिकॉर्ड जो है वो सारा आप मंगवाएं और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके उनके खिलाफ इंक्वायरी कराएं, कुछ हक़ाइक़ लोगों के सामने लेके आएँ ताकि पता चले कि ये तनाज़ात की असल वजह क्या है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सैयद मूसा रज़ा साहब आप इन बातों में गौर करेंगे, जो आपके मुतल्लिका मामलात हैं वो उनको आप यकीनन हैंडल करेंगे। अपने जो मातहत आपका अमला है, जो रेवेन्यू के लोग हैं, यकीनन उससे आप ये जवाब तलब करेंगे और जल्द आवाम के सामने भी आप भी बहुत कुछ लेके आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।